लास्ट एपिसोड में देखते जमाल फ्रांस के लिए निकल चुका होता है। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं एक सुपर ह्यूमन जिसका सबॉर्डिनेट है। ग्रैंड मास्टर कहता है ये सही है, उन्होंने इस घटने में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि एक बार जब इन ह्यूमन के साथ फाइट शांत हो गई, उसका बिहेवियर अचानक एग्रेसिव हो गया। जो लोग उसके साथ थे उनके बीच सुपर ह्यूमन और इन ह्यूमन में कोई फर्क नहीं है। और जब वो भागे तो उसने उस बड़े मॉन्स्टर को भी साथ ले लिया जो उस घटना का सबसे खतरनाक दुश्मन था। अपनी खास मानसिक पावर के जरिए वो अपने सोल्जर को तुरंत मजबूत करने वाला पागल इंसान लगता है। मुझे बस इतना पता है वो इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है। एक बंदा अपने मन में सोचता है वो एक खतरनाक सुपर ह्यूमन है। डायरेक्टर कहते मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर ये सच है सिर्फ इन ह्यूमन पर ही नहीं बल्कि उस बकेट हेड वाले आदमी पर भी दुनिया भर में नजर रखना जरूरी लगता है। मुझे नहीं लगता कि उसकी पहचान भी हो पाई है। नेम नेशनल मास्टर कहते उसका नाम इवन है, यही मैंने सुना है। ये कहना कि थोड़ा गलत होगा कि हमने ही कार्रवाई की। इवन को रोकने के लिए रूसी सुपर ह्यूमन मदद करने आए थे, जिसे एक बंदा हैरानी से कहता रूसी सुपर ह्यूमन। और मास्टर कहते ऐसे लोग भी है ताकि तुम इवन के बारे में अपनी चिंता कम कर सको। अगर वो हिलता है वो इवन के सोल्जर पावर को दबा सकते हैं और उसे आसानी से भागने से भी रोक सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे सभी नोट करने लगते हैं और कहते हैं रूस। तभी ग्रैंड मास्टर को क्रिलो की बात याद आती है कि प्लीज हमारी बात सीक्रेट रखे, जल्द ही मिलेंगे। और कहते वो लड़का रूस की कहानी सच में एक झूठ है, जिससे वो सभी कंफ्यूज होते हैं। और उनमें से एक अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं प्लीज ऐसे बिहेव करो कि तुमने ये नहीं सुना, जिससे वो कहते हैं ये सही है। डायरेक्टर कहता है सच में ये बहुत ही मुश्किल समय है, आपकी वजह से हम कई सच्चाई जान पाए और कुछ गलत जानकारियां भी ठीक कर पाए। और अब हमें नई जानकारी मिली है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। अगर हो सके तो मैं आपसे थोड़ी देर और बात करना चाहूँगा और कुछ और सवाल पूछना चाहूँगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी मास्टर कहते हैं मिस्टर हेड ऑफ द सुपर ह्यूमन एनालिसिस, मैं भी इस घटना में मैंने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया। एक बूढ़ा आदमी था जो खुशी की तलाश में देर से निकला और उसे जल्दी एक नई लाइफ मिल गई और उसने नई खुशी पाई। लेकिन उस ऑर्डिनरी खुशी की एंड में एक दुखद हादसा बिजली की तरह आ गया। मनगू, सोचियोल, क्वानसिक और मुनग्योंग। हम देखते मास्टर कह रहे होते क्या यहाँ रहना ठीक होगा डैड। मास्टर कहते मैं तुम्हारे बिना अलग महसूस कर रहा हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। ग्रैंड मास्टर कहते जिंदगी मुझे लगता है ये उस तरह से नहीं चल रहा है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन लोग जीतते रहेंगे, इसलिए मुझे बाहर मत गिनो। इसलिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज आकर पूछें और मैं इंसानों को बचाने के लिए अपना सबसे अच्छा कोशिश करूंगा। मैं आपसे यही प्रॉमिस कर रहा हूँ। जिससे सभी खामोश हो जाता है। एक बंदा कहता है सर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मिलिट्री के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं? ये पक्की जानकारी नहीं है पर कहा जा रहा है कि यूरोप हेडक्वार्टर में एक सुपर ह्यूमन है, मिलिट्री को कई तरह से मदद कर रही है। बेशक ये झूठी खबर भी हो सकती है लेकिन इसके अलावा ऐसा लगता है कि सोल्जर को पावर देने वाला सुपर ह्यूमन होना फायदेमंद होगा। तो तभी मास्टर कहते हैं जनरल मुझे नहीं लगता कि कोई खास चीज है जो मिलिट्री की मदद कर सके। अगर यूरोप वाली बात सच निकलती है तो जब वो साफ साफ जानकारी देंगे तब मैं इसे दोबारा सोचूंगा। जनरल कहता तब एक सुपर ह्यूमन के रूप में जो सिंगल है, क्या आपके पास फ्यूचर की कोई प्लान है? इससे मास्टर अपने मन में कहते हैं देश के डिफेंस के सबसे बड़े जनरल हो लेकिन तुम्हारी आंखों में जहर है। और मास्टर कहते हैं तो अब तक हमने वो इन ह्यूमन के अचानक हमले का जवाब दे रहा है और समय के साथ साथ उनके हमले और भी तेज और खतरनाक होते जाएंगे। हालांकि हमले को पैमाने को देखकर लगता है कि ये सब पहले से ही प्लान बनाकर और सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। पहले मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था पर हाल ही में मैं अचानक इस पर सोचने लगा हूँ। इस एंडलेस फाइट में आप सिर्फ जवाबी हमले करके आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं रख सकते थे, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं रख सकते। जनरल कहता टाइगर पकड़ने के लिए ये सही है। मास्टर कहते उनका कहीं न कहीं बेस जरूर होगा। अब हमें सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। इसका मतलब है कि हमें उन्हें जड़ से ही काट देना होगा, लेकिन ये सच में मुश्किल सिचुएशन है। डायरेक्टर कहता मुझे लगता है मुझे इनके
इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद एक और बड़ी प्रॉब्लम है। मास्टर कहते बेशक मेरे पास इन ह्यूमन को पीटने वाली पावर है, लेकिन मैं उन सभी को अकेले कभी नहीं मिटा सकता, इसलिए फाइनली सभी सुपर ह्यूमन के लिए एक साथ मिलकर काम करने का समय आ गया है। लेकिन हमारे बीच बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है और हमारी सोच और स्वभाव भी अलग अलग है। मुझे लगता है एक दूसरे को समझने और एकजुट होने में समय लगेगा। एक बंदा कहता सभी सुपर ह्यूमन एक साथ इकट्ठा हुए ताकि इन ह्यूमन स्पीसीज से मिलकर लड़े। मास्टर कहते हैं बिल्कुल, उसे रोकने के लिए कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, पर यही एक तरीका है जिससे धरती को कम नुकसान होगा और बाकी सभी प्रॉब्लम भी सुलझ जाएंगे। एक बंदा कहता है यही तरह हम एक सुपर ह्यूमन यूनियन बनाएंगे, सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही दिल को सुकून मिलता है। अगर वही जो हमारी आखिरी उम्मीद है, इन ह्यूमन के आगे हार जाएंगे तो फिर। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं हमारे लिए तो ऐसा नहीं है, हमारे पास सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप है, जिसे वो सभी हैरानी से कहते हैं सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप। मास्टर कहते फिर भी सुपर ह्यूमन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रोबेबली, खैर मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ जो इसके बारे में सोचा हूँ, शायद कोई पहले से ही हरकत में आ चुका है। सुपर ह्यूमन को ढूंढना और इकट्ठा करना। दूसरी तरफ देखते हैं दान यांग नेजी के बाल बना रही होती है और कहती है कितने हैं ये अराजकता है। नेजी हंसते हुए कहता है ये काफी परेशान करने वाला है। दान यांग कहती है तुम मुझे ये काम इसलिए करवा रहे हो क्योंकि तुम आलसी हो, है ना। नेजी कहता है दान यांग इस दिनों में तुम्हारा फोन दिन भर कांपता रहता है। इससे दान यांग चिढ़ते हुए कहती है मुझे जवाब देना होगा, बकवास। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सूटकेस हिलने लगता है, जिससे उन दोनों को नजर पे जाता है और दान यांग काफी हैरान होती है। वो बैग नीचे गिर जाता है, जिससे वो कहती है क्या ये क्या है, इसके साथ क्या गड़बड़ है। नेजी कहता तुमने मेरे बाल आधे किए है ना, लेकिन बेचारी दान यांग इससे डर रही होती है और कहती है हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है नेजी? नेजी कहता मुझे लगता है कि वो फाइनली जाग गया है, इसमें कोई हंगामा करने वाली बात नहीं है, मुझे इसे खोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है और दान यांग कहती है ये क्या है, क्या तुमने इसे इसमें डाला, ये घिनौना है, ये छटपटा रहा है। और हम देखते हैं उसमें एक इनह्यूमन होता है। नेजी कहता है ब्लैक मिरर बस उसका मुंह खोलना। इसे ब्लैक मिरर उसे छोड़ देता है और वो मॉन्स्टर सांस लेता है। नेजी उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। इनह्यूमन कहता है पियोंग। नेजी हंसते हुए कहता है अच्छा पियोंग, मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, तुम नहीं चाहते कि मैं रिहा होते ही तुम्हें मार डालू, है ना। पियोंग काफी हैरान इस कहता क्या, वो तो बिल्कुल नहीं। नेजी कहता ये जब मैं इसकी आंखों में देखता हूँ तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, और अपने मन में कहता ठीक है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कहाँ है, चलो समय बिताने के लिए थोड़ा ब्रेक ले ले। और कहता ध्यान से सुनो पियोंगयोइड, मैं तुम्हारे स्पीसीज के बारे में तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम दो हिस्से में नहीं बंटना चाहते तो मुझे सही सही जवाब देना। इससे पियोंगयोइड के पसीने छूटने लगते हैं। पियोंगयोइड कहता समझ गया। नेजी कहता तुम्हें जवाब देने के लिए 3 सेकंड देता हूँ, और वो काउंटडाउन शुरू कर देता। तभी पियोंगयोइड कहता प्लीज रुको मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तभी नेजी उस पर अटैक कर देता है, जिसे पियोंग कहता बेहेमोथ। नेजी रुकते हुए कहता बेहेमोथ। पियोंग कहता हाँ मेरा मास्टर, मैं उसके प्रति वफादार हूँ। नेजी कहता क्या वो आखिरी शख्स है जो आया, बड़े हॉर्न वाला बड़ा आदमी। पियोंगयोइड कहता हाँ ये वही है। नेजी कहता खैर सबसे पहले तो वो मर चुका है। पियोंगयोइड काफी हैरान इस कहता क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। नेजी कहता तुम मुझे नहीं पता कि उस दिन चीजें कैसे हुई, तुम में से जिसने भी कोरिया पे अटैक किया सब के सब मर चुके हैं सिवाय तुम्हारे पियोंगयोइड। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, तुम ऐसे अजीब जगह पर क्यों छुपे हुए थे? तुम्हें स्कूल के पीछे एक फूलों की क्योरी में दफना दिया गया, लेकिन फाइनली तुम मेरे आंखों से बच नहीं सके। पियोंगयोइड कहता मेरा ज्यादातर एनर्जी खत्म हो गई, अगर मैं अपने बॉडी को नम ढके हुए जगह पे छोड़ दूं तो मैं अपनी ज्यादातर एनर्जी दोबारा हासिल कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कहीं सेफ जगह छुपने की जरूरत थी। सच कहूँ तो मैं मरना नहीं चाहता था, मैं मर जाने के बहुत करीब था, मैं बेकार हो जाऊंगा, और मैं गैल्ट्रॉन द्वारा पकड़ा जाना भी नहीं चाहता था। नेजी कहता गैल्ट्रॉन। पियोंगयोइड कहता गैल्ट्रॉन वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मरे हुए बींग को खाता है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, वो भयानक है, मुझे
उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा। अगर वो मुझे पकड़ लिया होता तो शायद में मुझे मार दिया जाता और खा लिया जाता, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब मैं उनके लिए बेकार था, तो मैं छिप गया। डानयांग अपने मन में कहती है तो वो एक स्कैवेंजर है, वो शख्स वो भी व्हाइट कैप के द्वारा मारा गया था। प्योंगयोट कहता हाँ हाँ फाइट तुम लोग जीत गए। इससे नेजी हंसने लगता और कहता है वेल वो कहानी थोड़ी अजीब थी, और अपने वेपन को गायब करते हुए कहता है अब हम पिछले सवाल को जारी रखते हैं जो मैंने तुमसे पूछा था प्योंगयोट। बस मेरे सवालों को जवाब देते रहो और मैं तुम्हें धमकी नहीं दूंगा, बस सच सच जवाब दो। इन ह्यूमन का लीडर तुम्हारा मास्टर बेहेमोथ, मुझे उसके बारे में और बताओ। और दूसरी तरफ देखते डायरेक्टर एक पेप्सी की बोतल को खोलते हैं और उसे पीने लगते हैं। हाफी भरते हुए कहता है फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है। जो दिन हमने सुपर ह्यूमन के पहचान ढूंढने और समझने में लगाए थे अब वो बेकार लगते हैं, और अब इन ह्यूमन बिना झिझक के धरती पे आने लगे हैं। और हम 2016 के सिचियोन गोंगयोक बंदरगाह हादसा के बाद का देखते हैं, जहाँ पे एक बच्चा कह रहा था मैं सच कह रहा हूँ। और डायरेक्टर पूछता है और तब होने वाले मोस्टर क्या तुम्हें किसी गुजरते हुए ग्रैंडफादर से झगड़ा हो गया है? ये वोविन होता है जो कहता है हाँ लेकिन ब्लू मोस्टर बुरा नहीं है, जिससे डायरेक्टर हैरान होते हैं। और वोविन बताता उसने मेरी ओर देखा और मुझसे बात की, उसने कहा भाग जाओ। डायरेक्टर कहता लेकिन ब्लू मोस्टर बुरा आदमी नहीं है, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि उसका तुम्हारे ग्रैंडफादर से झगड़ा हो गया था? वोविन कहता वो खैर सबसे डरावनी बात ये थी लंबे हेयर वाला मोस्टर जो घोस्ट जैसा दिख रहा था, और बाद में वो मोस्टर। डायरेक्टर अपने मन में कह रहे थे कुछ गवाहों के अनुसार उस एरिया में जहाँ बहुत ज्यादा स्मोक था, उन्होंने कहा कि लंबे हेयर वाला जाइंट दूसरे इन ह्यूमन से लड़ रहा है। ये बच्चा जिस तरह से कहानी कह रहा है वो बहुत गड़बड़ है, लेकिन ग्रैंडफादर का क्या हुआ? और वोविन से कहता अब मुझे समझ में आया। अपने मन में कहता वो सदमे में होगा बेचारा बच्चा, उसे कुछ देखभाल की जरूरत होगी। बच्चे से कहता मैं बाकी स्टोरी तुम्हारे फादर से सुन लूंगा। हम देखते उसके फादर हॉस्पिटल में काफी जख्मी होते हैं और वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, जिससे डायरेक्टर हैरान हो जाते हैं और वो कहता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी की गवाही आपकी उम्मीद करेंगे। डायरेक्टर कहते हैं आखिर में जिस जगह सीधा हमला हुआ था वहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारे बेटे ही बचे हैं, बहुत लोग मारे गए लेकिन नमसोक की बॉडी तो। वो बंदा कहता है ये ठीक है वो सेफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर कहता है मुझे तुम्हें ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हमने जो सुना है उसके अनुसार तुम्हारे बेटे सदमे में हैं। ऐसा लगता है कि उसे साइकोलॉजिक टीम और आराम की जरूरत है। फादर कहता है मैं उसके प्रति आपकी चिंता का सराहना करता हूँ, थैंक यू। अपने बेटे से कहता वोविन वो ऐसा बच्चा नहीं है जो ऐसी बातें कहेगा जो सच में है ही नहीं। हम प्रेजेंट में देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते ये सब सच था, मैं एक रिपोर्टर हूँ और जांच निर्देशक, लेकिन मैंने उस छोटे बच्चे की कहानी नहीं सुनी, मैं क्या पाने का हकदार हूँ। दूसरी तरफ देखते नेजी कहता ये आसान नहीं है, और दूसरी तरफ देखते नेजी कहता ये क्लियर नहीं है। प्योंगयोट कहता मैं बेहेमोथ का सबऑर्डिनेट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमने एक किंग की तरह उनकी सेवा की और उनका साथ दिया जिन्हें तुमने लीडर कहा। बेहेमोथ के अलावा कुछ लोग ही ऐसे हैं जो उनके बराबर है। नेजी अपने मन में कहता जैसा कि उम्मीद था वो एक लीडर थे, और उससे कहता अगर वो लीडर है कितने हैं? प्योंगयोट कहता मुझे नहीं पता, मैं सच में माफी चाहता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सी जानकारी होगी क्योंकि मैं उनके ग्रुप का हिस्सा हूँ तो आप गलत हैं। इससे नेजी हंसने लगता और कहता है तुम्हें बस वही बताना जो तुम जानते हो प्योंगयोट, या शायद तुम सच में मरना चाहते हो। प्योंगयोट कहता ऐसा नहीं है, ठीक है ये सब मैं जानता हूँ, मैं सच में नहीं जानता कि उनमें से कितने हैं। मैंने जो देखा उससे पता चलता है कि वो सिर्फ बेहेमोथ था, पेन, मोरेलेस और सीड। नेजी कहता मैं देखता हूँ कि मैं उनका नाम याद रखूं, अब मुझे उनकी विशेषताएं और एबिलिटी बताए। प्योंगयोट कहता मुझे नहीं पता उनकी पावर और एबिलिटी, मैं उन्हें पहले किसी भी वॉर में लड़ते नहीं देखा। नेजी अपना पावर रिलीज करते हुए कहता क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुस्कुरा रहा हूँ? प्योंगयोट कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। नेजी कहता फिर मुझे वो सारी जानकारी बताओ जो तुम जानते हो, अगर तुमने एक बार और कहा कि मुझे नहीं पता तो मैं
तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार डालूंगा। और प्योंगोट कहता ओ ठीक है। फिर बेहेमोथ मारा गया पेन के कारण। उसके बाल सफेद है और उसने कैप पहना हुआ है। वो जंगली और गुस्सेल है। बेहेमोथ ही अकेला नहीं था जो पेन के रीजन से मारा गया। सच तो यह है कि वो लगभग पेन से मारा गया, जिसे वो दोनों काफी हैरान होते और कहते हैं पेन। प्योंगोट बताता क्योंकि वो बहुत धीरे चलता। प्योंगोट बताता क्योंकि मैं बहुत धीरे चलता हूँ, मैं कई बार लगभग मारा जा चुका हूँ। वो इस बात से बहुत परेशान थे कि मैं बहुत स्लो चलता हूँ, इसलिए मैं उस कमीने को पेन निम कहने से इनकार करता हूँ। बेशक मैं सिर्फ उसके पीठ के पीछे ही इनकार करता हूँ। जब हम खतरे में थे बेहेमोथ निम कभी कभी बाहर आकर फाइट करता था। बेहेमोथ उनसे कहता तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुम बिना किसी रीजन के मर सकते हो। और प्योंगोट बताता है उन्होंने मुझे हमेशा केयरफुल रहने की सलाह दी। फिर है मोरेलेस, वही है जिसने कोरिया में अटैक करने का ऑर्डर दिए थे। हालांकि मैं बेहेमोथ की सेवा करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता कि हर कोई मोरेलेस के फैसले को सुनता है और उसे मानता है। मेरा राय में मैं सोचता हूँ कि मोरेलेस लीडर के सबसे करीब है, हालांकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और लास्ट में आता है सीड। सीड को कहा जाता है विनाश की वापसी। वो खुद एक तबाही है। दानयांग कहती है विनाश की वापसी। नेजी कहता तुम दोनों चुप रहो। दानयांग सावधान रहे, बाहर कोई है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। नेजी अपने मन में कहता है अब मैं किसी के भी मौजूदगी फील नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। दानयांग कहती है तुम कुछ किया। प्योंगयोट कहता नहीं नहीं मैंने सच में कुछ नहीं किया। नेजी कहता दानयांग मैंने ब्लैक मिरर तब से रिलीज नहीं किया है जब से मैंने प्योंगयोट को पकड़ा था। वो मेरे सार्जेंट जैसा है ताकि कोई अनचाही घटना ना हो। जब तक ब्लैक मिरर एक्टिवेट है वो आदमी किसी से भी बात नहीं कर सकता, चाहे जानबूझकर या गलती से। दानयांग कहते तब अभी बाहर क्या है। नेजी कहता वेल ये अजीब है, जब हम बाहर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये सिगी हीरा नहीं है। और जब वो डोर को खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। नेजी अपने रूम से बाहर आता और हंसते हुए कहता ये गर्म है, मौसम शानदार है, क्या मुझे वापस अंदर जाना चाहिए। जिसे वो दोनों फिर से हैरान होते और दानयांग कहती है नेजी वहाँ कोई नहीं है। और नेजी कहता मैं एक चींटी भी नहीं देख सकता। मैं जमाई लेने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत शांति है। क्या मैं गलत था या वो इतने कम समय में भाग गया। वेल ये दोनों हो सकता है, मैं जरूर गलत फहमी में हूँ। इन दिनों में थोड़ा शक करने वाला हो गया हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ बढ़िया निकलेगा। दानयांग कहती है नेजी चलो खाना खाती है, मुझे भूख लगी है। जिससे नेजी नीचे को झुक जाता है और हंसने लगता है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। नेजी काफी स्पीड से छत को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है। नेजी कहता है मुझे एक चालाक आदमी मिला, क्या आप लुक्का छिपकी खेल रहे हैं। प्योंगयोट और दानयांग देख के भी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हाई स्कूल का सीन देखते हैं। एक दुकानदार कहता है ये 37,800 वॉन है। ली कहता नहीं, लेकिन अब क्या मुझे सच में भुगतान करना चाहिए। वो कहता तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लिम यहाँ है। ली कहता नहीं लिम क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हम देखते लिम होंग के साथ ब्रेड के लिए खेल रहा होता है और डू कहता है होंग इसे अपने पैसे से खरीदे। होंग कहती है ये मेरा ब्रेड है। ली कहता मेरा सिर। जब मैं लिम के साथ स्कूल जाना शुरू किया है मेरी कमर झुक गई है। दुकानदार कहता वो बच्चा व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन है। सभी बच्चे लिम को देखने लगता और कहता ये लिम कैंग है। एक बच्चा कहता बहुत खूब। एक बच्चा कहता बहुत खूब, ये काफी आकर्षक है, चाहे मैं इसे कितनी बार भी देखूं। दूसरा कहता क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। क्या लिम को देखते अपने मन में कहने लगती है वाओ लिम किन क्यूट। एक येलो हेयर वाली भी देखते हुए कहती है दिलचस्प। क्या उसके बगल में होंग नहीं है। मुझे लगता है वो काफी करीब है, मुझे उससे जलन हो रही है। तभी कोई कहता है कैंग, जिसे वो दोनों उसे देखते हैं। तो कहते हैं जूरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जूरी कहता वेल कुछ खास नहीं कर रहे हो। लिम कहता केवल मैं। जूरी कहता मुझे नहीं पता कि तुम देश विद्रोह हो, क्या तुम किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे जूही भी होती है जो कहती है कैंग बहुत समय से नहीं मिले। लिम काफी हैरानी से कहता जूही नो ना। जूही आगे बढ़ते हुए कहती क्या क्या तुम परेशान हो, खुशी चेहरे बनाओ। लिम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है मुझे गले लगाने दो, और जाके लिम से लिपट जाती है। उससे कहती है मुश्किल था है ना। हाल ही में क्या हुआ, तुमने फिजिकल और मेंटली रूप से बहुत अच्छा काम किया लिम। लिम कहता नहीं, जिसे जूही हैरान होती है। और हम देखते हैं होंग की आंखों से जलन के मारे आग निकलने लगते हैं। इसे जूही मन में कहती अरे बाप रे क्या तुम्हें जलन हो रहा है, मैंने उसे गले लगाया सच में सो क्यूट। और होंग से हल्की आवाज में कहते चिंता मत करो कोंग मेरा भाई है। अभी वहाँ पे
एक और लड़की आती है जो कहता है लिम क्या तुम कैफेटेरिया में थे। लिम उसे देखते हुए कहता है क्लास प्रेसिडेंट। क्लास प्रेसिडेंट कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्लास को स्किप किया, वो चाहते हैं कि अभी तुम टीचर ऑफिस जाओ। लिम हैरानी से कहता मैं, और जूरी भी हैरान होता है और कहता नो ना। जूरी कहता काफी समय हो गया हम तीनों को, क्या हम टैक्स खाने चले मेरे घर के सामने। जोई उसे चुप करते हुए कहती है मैं तुम्हें एक खरीद दूंगी, प्लीज चुप रहे। डायरेक्टर टीचर कहता है लिम यहाँ आओ और आराम से बैठो, तुम और मैं हमारे पास बात करने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम जानते हो मेरे लिए मायने नहीं रखता कि तुम एक सुपर ह्यूमन हो, तुम हमेशा से ही नींद में डूबे रहते थे लेकिन तुम ध्यान से सुनते थे, शांत और अच्छे थे, और मेरे स्टूडेंट मेरे ख्याल से वो एक आकर्षक था। मैं ये नहीं जानता कि मैं ये कैसे कहूँ। लिम कहता टीचर सच में ठीक हूँ, मुझे बताने से संकोच ना करे। टीचर कहता मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए, कल शुरू करे और आपसे तुम स्कूल नहीं आ सकते लिम। जिसे जूरी काफी हैरानी से कहता क्या। दूसरी तरफ देखते नेजी हंसते हुए कहता बहुत ही बढ़िया, मैंने सोचा था कि कपड़े पहनने के बाद तुम बेहोश हो जाओगे, मुझे लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम ग्योन बीप का यूज कर रहे हो, कितना अजीब है लेकिन बेकार मास्क भी है। हम एक बंदे को देखते जो लड़ने के लिए तैयार रहता है। नेजी कहता है मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा।